दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों का एक ऐसा अदाकार जिसकी अदाकारी से सजी हर फिल्म बेमिसाल तारीफ बन गई है। दिलीप कुमार ने बतौर हीरो 50 से भी कम फिल्मों में अदाकारी की है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो दिलीप कुमार को ऑफ़र की गई थी, मगर किसी वजह से उन्होंने इस फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिसमें बैजू बावरा, प्यासा, मदर इंडिया, दीवार जैसे अहम नाम हैं। कुछ ऐसी फिल्मों भी हैं जिनकी स्क्रिप्ट दिलीप कुमार को बहुत पसंद थी और जिन पर वो फिल्म काम करना चाहते थे, मगर वो फिल्म फ्लोर तक नहीं जा सकी, जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त के अलावा एक फिल्म थी बाबा जान। बाबा जान के बारे में दिलीप कुमार ने कई किताबों में जिक्र किया है। ये दिलीप कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने 9 लोगों से अलग अलग तरह से 9 स्क्रिप्ट तैयार की थी। कहा जाता है इस फिल्म को मराठी फिल्म डायरेक्टर जब्बार पटेल डायरेक्ट करने वाले थे। बाबा जान एक छोटे से इंसान की कहानी है जो रॉबिन हुड की ज़िंदगी जीता था। कहा जाता है बाबा जान उसके घोड़े का नाम था। इस कहानी और स्क्रिप्ट पर फिल्म डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर रंजीत कपूर जी ने भी काम किया है। उनकी दिलीप कुमार से बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। चलिए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं किस तरह उन्होंने दिलीप कुमार से मुलाकात की और वो उस बाबा जान की कहानी क्या थी। कोई बड़ा इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो दिलीप कुमार ने आपको फोन करके बुलाया था तेलुगु भाषा के लिए? अरे वो बहुत ही कमाल का था। तो ये नहीं, आपको नंबर कैसे मिला था हमको? क्या हुआ, लैंडलाइन नंबर था अशोक लाल का। अशोक लाल के घर में रह रहा था मैं बॉम्बे में। तो मेरा दूसरे दिन का मेरा टिकट था दिल्ली का। तो अचानक वहाँ फोन आया तो अशोक लाल ने रिसीव किया। तो उन्होंने बताया कि रंजीत कपूर आप क्या ठहरे हुए? तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो भी उनके फैन, और कुछ दिन पहले हमने उनकी फिल्म गंगा जी हमने दोबारा देखी थी और उनका परफॉर्मेंस पहले भी तारीफ करते थे, लेकिन इस बार हमने ज्यादा अप्रिशिएट किया और ज्यादा समझ में आई। वो बड़े स्क्रीन पर हमने देखी सायन में, हम दोनों ने नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ उनको। तो हम लोग पहुंचे वहाँ। तो बाहर सोफे पे बैठे थे उनका जो बहुत बड़ा वो है और बोल नहीं सकता हूँ। उनके हाथ में इवनिंग न्यूज थी। इवनिंग न्यूज में उन दिनों जो उमर शरीफ है वो उनका वो आता था हमेशा एक कॉलम ब्रिज का, ब्रिज खेलने के शौकीन थे और ये भी थे। और जब हम घुसे आधा पिया तो खेलने लगे, आधा हुआ, खड़े हुए, खैर मकदम किया। अब बोले कि ये मतलब कैसे कैसे कॉल दे दिए इसकी, मतलब 4 क्लब 3, वो मेरे लिए सब ग्रीक था क्योंकि ब्रिज तब मुझे आता नहीं था ब्रिज। तो मैं तो चुप रहा था, मैं तो जानता न हो। सॉरी, अच्छा भी आइए अंदर, सही आइए। तो आप उनके अपने उसमें चले गए, पीछे हम जाके बैठ गए उनसे। उनका अपना डैन थोड़ी बहुत शायरा जी आई, उनके साथ आधा आधा हुआ। तो उन्होंने खाली कहा कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने कुछ आए हुए हैं अबू धाबी से, तो उनको आप संभाल लीजिएगा, मैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा साहब, चले गए। और उससे पहले कि वो शुरू करते कहते मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उसके आप डायलॉग्स लिखिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दिलीप साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप पुराना नाम पूछिए। मैंने कहा मैं तो एक मामूली से थिएटर वाला आदमी हूँ, इंडस्ट्री का हूँ नहीं। वो थोड़ा बहुत मैंने जो काम किया है वो ऐसा नहीं है कि बहुत मेरा नाम होगा ऐसा कुछ होगा। आपको मेरा नाम किसने सजेस्ट किया? कहने लगे भाई एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी राय की मैं बहुत कदर करता हूँ, तो उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया मुझको इस स्क्रिप्ट के लिए। मैंने कौन? कहते हैं विजय तेंदुलकर।
मेरे लिए तो मतलब डबल वो हो गया। दिलीप साहब, फिर मेरा नाम विजय तेंदुलकर जैसे राइटर जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और उन दिनों वो नेशनल सुडामा के चेयरमैन भी होते थे, तो उन्होंने मेरा काम देखा था, तो बहुत बड़ी मेरे लिए डबल वो हो गई खुशी। और मैंने कहा अच्छा से ठीक है। फिर उन्होंने मुझे वो सब सब्जेक्ट सुना, 4 घंटे हम लोग सब बैठे, उन्होंने सुनाया। और ये सुना था, ये मुख्तसर में सुना रहा हूँ, 4 घंटे मुख्तसर में सुनाया उन्होंने, और उसका मैंने कहा अब ये रहा। और मतलब बीच बीच में जो परफॉर्म भी कर रहे थे ना, जो सीन करते तो मतलब पूरे इन्वॉल्व होकर पूरे सुना रहे थे। तो कई बार दिल कर रहा था इनके पैर पकड़ लूं, क्या करूं, क्योंकि ये जो उनका रूप है अभी तक इंडियन सिनेमा पे नहीं आया, ये वो परफॉर्म कर रहे दिखा रहे। वो फिल्म बनी भी नहीं बनी, बाबा जान। बाबा जान तो मैं तो फिर तो, लेकिन मैं बहुत अपने आप पे मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, इस वक्त मुझे बहुत न्यूट्रल होके देखना है, मुझे निष्पक्ष होके, मुझे ये नहीं होना है कि मैं फैन नहीं बनना है मुझे उनका। खैर खत्म हुआ और रखा तो ये था साहब। तो मैंने कहा आप बुरा तो नहीं माने, एक बात कहूँ, ठीक है। मैंने कहा कि कई बार आप ये सीन सुनाने लगते हैं और उसका वो सीन खत्म हो जाता है, उसको अगले सीन पे चले जाते हैं, तो सवाल ये हो जाता है, जैसे रोहित कैरेक्टर का नाम था, रोहित वहां था तो उसके बाद क्या हुआ, उसका दूसरे साथ उसके दोस्त के साथ था। और तो मैंने कहा मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में आपके जहन में सब कुछ है क्लियर, लेकिन सुनने वाले के लिए कंफ्यूजन है, और आप स्क्रिप्ट के साथ जो एक एस्थेटिक डिस्टेंस होना चाहिए वो आप में नहीं है। तो मैं इतनी हिम्मत मैंने की, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा शख्स जो है इसको लिखे, जो कि मेरी तरह उसका अंदर एस्थेटिक डिस्टेंस हो, मेरी तरह वो इतना उसमें मुब्तला ना हो। तो फिर कहने कब, मैंने कहा अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ कल। उस दिन टिकट मैंने कैंसिल किया था, उसी दिन मीटिंग थी। तो कहने ठीक है, हम लोग आप बता दीजिएगा, हम लोग से चले चलते हैं, ऊटी चले चलते हैं, कश्मीर चले चलते हैं। उन दिनों आतंकवाद नहीं था। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि कहता अच्छा दिल्ली मुझे भी आना, मैं दिल्ली मेरा घर है मेरे पास, फरानी कौन सा सुप्रीम कोर्ट के पास जो रोड है उस पर था। मैंने कहा ठीक है, तो मैं दिल्ली आता हूँ, आप लोग वहाँ मिलते हैं, और उसका फिर कहीं भी चले चले। तो ये हुआ, वो नहीं लिखा था नसीब में, नहीं हुआ। बहरहाल ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सम्मान था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे ढूंढ के निकाला, मुझे बुलाया और अपनी स्क्रिप्ट सुनाई जो मेरे कभी मैं बोल नहीं सकता। ये थी रंजीत कपूर जी की दिलीप कुमार से मुलाकात की बातचीत। अगली किस्त में हम रंजीत कपूर जी से उनकी फेवरेट फिल्म जाने बे दो यारों के बारे में बातचीत करें।